स्टार्ट टेकिंग बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप से शुरू करते हैं। पहले मुझे बताओ कि अगर एफ आई से कि वाई को मैं, ये सिंगल इंटेग्रल है राइट, और मैं इसको लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी स्क्वायर डाल देते हैं और यहाँ एक्स डाल देते हैं डी एक्स। ठीक है, ये है क्या? दिस इज़, आप इस तरह इमेजिन करो कि यू आर ऑन लाइक द फ्लोर, यू आर ऑन अ 2 डायमेंशनल स्पेस, फ्लैट ग्राउंड है। ठीक है, फ्लैट ग्राउंड इस तरह है कि देखो वैसे 3 डायमेंशनल स्पेस किस तरह लगती है देखने में, वो तो उसमें यहाँ एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, यू आर एक्चुअली जस्ट सिंपली ऑन दिस फ्लोर, आप इस जगह पे हो। ठीक है, और इस जगह पे आपका कोई फ़र्ज़ करो एक कर्व बन रही है, इसको हम एक कर देते हैं कि फ़र्ज़ करो ये ऐसे कर्व जा रही है, और हम ना जब इसका इंटेग्रल कर रहे होते हैं ना, तो ये सारा जो नीचे एरिया होता है ना वो मुझे मिल रहा होता है। तो और ऑब्वियसली हम इस तरह थोड़ी ड्रॉ करते हैं, हम इस कभी भी 3rd डायमेंशनल स्पेस पे कभी भी हम फ्लैट सरफेस नहीं ड्रॉ करते। हम इस तरह करके करते हैं कि ये देखो एक्स वाई प्लेन थी और यूँ करके कोई ग्राफ जा रहा था, और फिर आपको पूछा जाता है कि चलो इस रेंज के बीच में बताओ एरिया कितना है, और ये सारा शेडेड रीजन एरिया होता है राइट। तो रिमेंबर, जब भी सिर्फ इंटेग्रल, सिंगल इंटेग्रल होता है ना, तो दिस गिव्स यू ए, दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल स्पेस, ये 2 डायमेंशनल स्पेस होती है। और एक ये चीज़ याद रखनी है, दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ये आपको देता है एरिया बिलो द कर्व। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये इस तरह के, ऑब्वियसली तो मैंने थोड़ी सिंपल सी रख दी है, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन हो ना, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी पड़ती है। देखो इंटीग्रेशन में एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबको आना चाहिए, दूसरा इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस इसमें मैंने ना अब चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। इसका ये मतलब है कि ना मैं अभी ना एक्स वाई प्लेन में से ना मैं किसी जाना चाह रही हूँ यू वाई प्लेन में, और मैंने सब्स्टिट्यूशन इस तरह ले ली कि इमेजिन करो u इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है। ठीक है, जब आप बेसिक इंटीग्रेशन करते हो ना, तो वो चेंज ऑफ वेरिएबल का या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड नहीं यूज़ करते, द वर्ड दैट दे यूज़ इज़ सब्स्टिट्यूशन। असल में ये एक्चुअली क्या हो रही होती है, ये जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, आपका पूरा का पूरा ना एक्सिस ही बदल रहा होता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाता है 2x dx। सही है, अब क्या होता है, व्हाट आई सी इज़ कि यहाँ जो dx x की जगह में ये रिप्लेस कर सकते हैं राइट। मुझे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ u चाहिए, तो ये आ जाएगा du/2 एंड यहाँ आ जाएगा x dx। अब इस पॉइंट पे अब हम ये पूरी की पूरी चीज़ को अब हम ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं। ठीक है, और इसका एक्सेस अब बदल जाएगा। अब ये किस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे दिस इज़ द इंटेग्रल ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ से हमने इधर से रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा du/2 और ये आ गया हाफ u स्क्वायर du। अब ये तो एक सिंपल इंटेग्रल है जिसको हम सबको मैनेज करना आता है राइट। क्या होता है इसका इंटेग्रल कि ये हो जाएगा u³ ओवर 3, तो 3 2 6 हो गया एंड सम काइंड ऑफ कांस्टेंट अटैच्ड। अच्छा, अब कैन यू नोटिस कि पहले जो हमारी कर्व थी ना, वो इस तरह करके थी कि यू हैड अ y इन टर्म्स ऑफ एन x जो आपने फाइंड करना था। आपको अब क्या कर्व की इक्वेशन मिल गई है, आपको y इन टर्म्स ऑफ x तो आप हो ही नहीं, आप तो y इन टर्म्स ऑफ सम u वेरिएबल हो, और उसके लिए वो आपको कह रहा है कि इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि अब आपकी देखो एक्सिस बदल नहीं गई, आप इस तरह करके आ गए हो किसी वो वाई यू प्लेन में, यहाँ u है इधर y है, और इस तरह करके कोई डायग्राम यूँ करके बन रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता, हमें ये हो सकता है c पॉजिटिव हो तो कोई इंटरसेप्ट आ रहा हो, तो फ़र्ज़ करो यूँ करके कोई ड्राइंग बन रही है,
और फिर आपको कहते हो असल में तो हमें ये चाहिए नहीं था, हमें तो ये चाहिए था y इन टर्म्स ऑफ x। तो u को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x, विच विल बी क्या था, x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब ओवर 6 प्लस whatever कांस्टेंट। अब आप एक और किस्म का डायग्राम बनेगा आपका ऑफ y इन टर्म्स ऑफ nx, ठीक है। ये सब कुछ हमें पहले से आता है, ठीक। अब मुझे बताओ कि अब जो सर बात कर रहे हैं, जो इस तरह करके देखो, जो ये सर ने नोट्स भेजे हैं उसमें कैन यू सी कि ये दो इंटीग्रेशन के साइन हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं। इसको कहते हैं डबल, ये तो डबल इंटेग्रल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको हम इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। फ़र्ज़ करो कि आ जाता है एक z है और यहाँ लिख देते हैं e, आई थिंक दिस इज़ लाइक अ टिपिकल, ये जो यही सर ने लिखा हुआ था, ये डराइव करना है। लेट मी कंफर्म दिस। पेज ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज़ सही। अच्छा, अब इसको इमेजिन करो ये है क्या, ये दो इंटेग्रल्स हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट दिस वुड लुक लाइक, ये कोई ऑब्वियसली कोई हमें वो देगा, कोई कंप्यूटर ही देगा, बट ये सरफेस है 3 डायमेंशन में। फ़र्ज़ करो ये x है, ये y है और ये z है। एक यूटिलिटी फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, वो उसकी हमें शेप पता है। फ़र्ज़ करो ये इस तरह करके एक 3 डायमेंशनल सरफेस आ गया, ठीक है। अब जो वो कहते हैं ना कि x 0 से लेकर इन्फिनिटी, या फिर चलो 0 से लेकर 10 तक, y 0 से लेकर 20 तक, वो आपको कह रहा है कि जो भी वो रेंज बता रहा है ना उसके नीचे एक वॉल्यूम आपको पता चल जाएगी। देखो जब 2 डायमेंशनल ड्राइंग थी उसमें तो नीचे एरिया ही आना था। अब अगर कोई यूं करके एक चीज़ हवा के अंदर है, उसके नीचे एरिया तो नहीं बोल सकता ना, उसके नीचे क्या होगा, वॉल्यूम होएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमने नोटिस करनी है कि हाँ अब दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल सरफेस। और सेकंड चीज़ हमने नोटिस करनी है कि अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अंडर द सरफेस। How do you differentiate between like 2D and 3D versus area and like volume? इस तरह सोचो कि अगर एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और ये मैंने कह दिया फ्लैट, ये स्टेबल के ऊपर है, ठीक है, तो उस पेपर का ना तुम एरिया ही निकाल सकती हो। वही पेपर अगर मैंने हवा के अंदर खड़ा कर दिया और मैं कहती हूँ उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे एरिया तो है ही नहीं, उसके नीचे तो वॉल्यूम है। इक्वेशन से हम कैसे बताते हैं कि देखिए 2D versus 3D? यार देखो यहाँ dx dy है, 2 वेरिएबल्स हैं, और वो कह रहा है कि z को जब आप ये सॉल्व कर लोगे ना, देखो यहाँ जब आप सॉल्व करते हो तो आपको एक आंसर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ x आता है। इसमें अभी हमने फाइंड किया कि इसका आंसर है इट इज़ x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब ओवर 6। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं मिल गई कि y इन टर्म्स ऑफ x, दैट मीन्स इनपुट एक है आउटपुट एक है, तो 2 डायमेंशनल हो गया ना। अब यहाँ जब आप यहाँ का जो आंसर होएगा, यहाँ तो z इन टर्म्स ऑफ x एंड y होएगा, दैट मीन्स कि आपके 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट एक है, तो 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल इस तरह हमें पता चल रहा है कि वी हैव 2 इनपुट्स, इनपुट है x y, ठीक है, एंड हमारा जो आउटपुट है वो z है। अच्छा अब बताओ, अब तो देर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ टेक्निक, जिस तरह के वहाँ हमने किया, एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की थी जिसको हम कह रहे थे, इसका नाम है कि यूज़ सब्स्टिट्यूशन। तो दैट मीन्स कि फिर पैरेलली इस चीज़ के लिए भी तो फिर वही चीज़ टेक्निक होनी चाहिए ना।
अच्छा ए लेवल्स में ना काफ़ी दफ़ा सब्स्टिट्यूशन आपको दी होती थी, कभी आपको खुद गैस करनी होती थी, जब बहुत ऑब्वियस होती थी तो आपको गैस करनी होती थी, वरना अगर ऑब्वियस नहीं होती थी तो एग्जामिनर ने दी होती थी। अब इस वाले केस में वी नीड अनदर वे, ठीक है, वी नीड अनदर वे टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब मैंने ट्रांसफॉर्म करना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स टू सम अदर यू वी कोऑर्डिनेट्स, जो मेरे लिए ये वाले जो होंगे ना वो इजी होंगे टू सॉल्व। जिस तरह उसमें भी ये इजी नहीं हो गया था टू सॉल्व, डिडंट दिस बिकम ईजियर टू सॉल्व, इट डिड। तो इस केस में भी हमें कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि मेरे लिए जो जब मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँ ना तो वो मेरे लिए इजी हो जाए टू सॉल्व। अब इसका ना मेरे सेल्फ क्रिएटेड एक रटा मेथड है, ठीक है। अब ये इसको ज़रा मेमोराइज कर लो, मेमोराइज हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली इसकी बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है जो हमारे पास अभी हमारे रेलेवेंट भी नहीं है कि हम उसको सीखें भी। अच्छा, अब ऐसा याद करो, स्टेप्स में करते हैं। हमने एक्स वाई चीज़ को कन्वर्ट कर रहे थे किसी रैंडम यू वी कोऑर्डिनेट्स में, हमें नहीं पता। अच्छा, अब इसको इस तरह करना है कि आपने लिखना है कि जो एक्स वाई है ना, x would be some h1 function of u v। ये क्या चीज़ है? ये जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते थे वन वेरी, देखो यहाँ भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है ना कि u इज़ सम काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो यहाँ भी हमने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा y की भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होएगी, h2 कर लो, वो भी होएगी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सिमिलरली कभी कभी ऑपोजिट भी हो सकता है कि आपको कोई लिखा हुआ u हो जाएगा अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड v हो गया एक फंक्शन ऑफ x एंड y। इट डजेंट मैटर, हो सकता है ये हमारे पास अवेलेबल हो या फिर ये हमारे पास अवेलेबल हो, दोनों में से कुछ भी अवेलेबल हो सकता है। अच्छा, एक हमने निकालना होता है जैकोबियन, ठीक है, विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, विच इज़ कि आपने ना डेरिवेटिव पार्शियल लेना है x का विथ रिस्पेक्ट टू u फर्स्ट, ठीक है, एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x का विथ रिस्पेक्ट टू v, फिर पार्शियल डेरिवेटिव y का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू अ u, एंड देन y का लेना है विथ रिस्पेक्ट टू v। और यहाँ कोई ना कोई आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u एंड v चाहिए, बिकॉज हम चेंज करने लगे हैं उसकी शक्ल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये वाला फंक्शन गिवन था, फ़र्ज़ करो हमें दिया हुआ था f x y वॉज गिवन और मुझे u v में कन्वर्ट करना था, तो इसके अंदर आप u v में कन्वर्ट किस तरह करोगे? आपको x इन टर्म्स ऑफ दिया हुआ है ना, अगर आप x का फंक्शन डाल दो जो इन टर्म्स ऑफ u v प्रोवाइडेड है और y का फंक्शन डाल दो जो इन टर्म्स ऑफ u v प्रोवाइडेड है, ये ऊपर वाले, तो वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। एवरीथिंग विल नाउ बी इन टर्म्स ऑफ u v। उसमें देखो यहाँ भी हमने ये किया था, क्या किया था कि ये जो चीज़ प्रोवाइडेड थी वो हमने उसके अंदर क्या यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, इसके अंदर चेंज कर दिया ना। यहाँ आई हाईलाइट दिस कि ये जो चीज़ थी वो मैंने इधर से लेके इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये इन टर्म्स ऑफ यू आ गया, ठीक है ना। तो उसमें भी हम यही चीज़ करनी पड़ेगी। अब फंक्शन सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी बन गया। अब फाइनल स्टेप कि इनिशियल मेरा क्या था, माई इनिशियल इंटेग्रल वॉज एवरीथिंग वॉज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और ये मेरे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। सो दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। सो देयरफॉर हमने सोचा कि हम चेंज ऑफ वेरिएबल करें, एज इन ट्रांसफॉर्मेशन करें।
अब हमने सब कुछ इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी कर दिया। कैसे? फंक्शन के अंदर पहले एक्स की वो डाल दी वैल्यू जो भी इन टर्म्स ऑफ यू वी थी, और वाई की भी डाल दी इन टर्म्स ऑफ यू वी जो भी थी, और साथ में जो डिटर्मिनेंट लिया था ना जैकोबियन मैट्रिक्स का, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली, मतलब अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कर दो, और बस यूर डन। सब कुछ इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी हो जाएगा। रिमेंबर, ये एक न्यू टेक्निक है। फर्स्ट वालों की सब्स्टिट्यूशन चेंज ऑफ वेरिएबल तुम लोगों को ऑलरेडी करना आता है। ये पैरेलल एनालिसिस है। अगर 4 डायमेंशन होता, 5th डायमेंशन होता, 6th डायमेंशन होता, सेम कॉन्सेप्ट है। वो जैकोबियन 3x3 बन जाता मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 4x4 का बन जाता, 5x5 बन जाता। ठीक है, ऑब्वियसली 2x2 से ऊपर नहीं आना है, यहाँ पे 3x3 से ऊपर नहीं आना। बट यू गेट द जिस्ट। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन सोची और आपने उसको कर दिया, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ईजियर टू सॉल्व। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हाउ कैन दिस बिकम ईजियर। ठीक है, ये पता नहीं तुम लोग पहचान रहे हो कि नहीं, कि ये होता है एक्चुअली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसके थ्रू वो कहते हैं कि हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू, लेट मी शो यू। पहले बताओ, एक रिकैप दूँ कि समझ आ गया ये? हाँ, सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, 4th मैं सॉल्व उसी तरह करूँगी ना क्योंकि वो वाली तुम लोग के एग्जाम्पल के थ्रू समझ आए। लेट मी फाइंड एन एग्जाम्पल। वैसे कोई ईजियर एग्जाम्पल मैं ढूंढ सकती हूँ। हाँ, वो सर के उस नोट्स में तो लिखा हुआ है सारा। अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस तरह, वो बस आंसर लिख देते हैं, वो बताएंगे नहीं कि कैसे आया। लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह मुझे बताओ कि, अच्छा वैसे पहले हम लिखते हैं ना कि हमारा एम क्या है, हमने प्रूव ये करना है। एम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने प्रूव ये करना है कि जब आप इंटेग्रल लेते हो ना x का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑफ e माइनस हाफ एक्स स्क्वायर dx, तो उसका आंसर है π/2 अंडर रूट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव्स, डबल इंटीग्रल आना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब लेट मी सी। अच्छा, फर्स्ट थिंग टू नोटिस कि जो है ना x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ e माइनस हाफ एक्स स्क्वायर dx, इसको हम अगर वहाँ से अंडर रूट हटाऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। सही है, जब स्क्वायर आ जाएगा इधर तो यहाँ क्या आ जाएगा? π/2। ये ठीक है, यहाँ का अंडर रूट बस हटाया, उधर चले गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा, वो कहता है कि आप ना इसको इस तरह सोचो कि ये 2 दफ़ा दिस थिंग इज़ बीइंग स्क्वायर्ड, राइट? सो दैट मीन्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 दफ़ा आ रही है, इसी का स्क्वायर है। यूँ करके लिख सकते हैं, ऑब्वियसली स्क्वायर है। वो कह रहा है कि ये जो x है वो क्या कह रहा है, मतलब नज़र आ रहा है कि जो x होता है, जैसे मैं कह रही हूँ y x प्लेन है, राइट? ये तो डमी वेरिएबल्स होते हैं। मैं तो ये भी कह सकती y z प्लेन है, तो बस 2 डायमेंशन में है ना। तो इसको क्योंकि x इज़ अ डमी वेरिएबल, यू कैन यूज़ एनी अदर सिंबल फॉर इट। तो फ़र्ज़ करो मैंने अगर इसको इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ x की जगह y लिख दिया, ये इधर ही रहने दिया, और यहाँ dy पे चले गया, ये y इज़ इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ dy कर दिया, तो इन दोनों के एक्सप्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं है क्योंकि ये डमी वेरिएबल्स हैं।
जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि x इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन अ क्लास, तो वो मैं x की जगह y भी लिख सकती थी. इट्स जस्ट अ डमी वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग समथिंग. सो इफ़, क्योंकि x एंड y आर डमी वेरिएबल्स, तो कुछ भी यूज़ किया जा सकता है. ये एक्सप्रेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम एज दिस एक्सप्रेशन. वो कहते हैं आप नोटिस करो कि हम इसको, सॉरी यहाँ भी तो x था, यहाँ भी y² लिखना पड़ेगा. वो कह रहे हैं ये इसको हम ये तो डबल इंटेग्रल है, ये हमने लिखा x का इंटेग्रल जा रहा है 0 से इन्फिनिटी तक और y का जा रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, और जो e है वो माइनस अगर हाफ कॉमन ले लिया तो ये आ गया x² प्लस y² और ये dx dy आ गया. तो कह रहे हैं एसेंशली अगर आप ये एक्सप्रेशन प्रूव कर लेते हो ना तो आपका काम सेट हो गया. आई रिपीट, एक्चुअल चीज़ हमने ये प्रूव करनी थी. हमने कहा कि यहाँ से अंडर रूट हटाओ तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. जब स्क्वायर को दो तरीके से लिखा कि फ़र्ज़ करो x² इज़ इक्वल्स टू x इंटू एक्स, तो फिर हमने कहा क्योंकि डमी वेरिएबल्स हैं देयरफॉर हम कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इट. उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डबल इंटेग्रल. अब फिर भी हम मुसीबत में है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है. तो अब इस पॉइंट पे वो क्या करेगा, वो कहेगा यार अपने लिए आसानी करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लो. ठीक है. सो एट दिस पॉइंट इफ़ यू सॉल्व दिस, ठीक है. अब ये डिफ़िकल्ट है 10, एक सेकेंड, सॉल्व दिस, लेकिन ये डिफ़िकल्ट चीज़ है, देयरफॉर हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स. अब ये सारा सर की जो सर ने नोट्स भेजे हैं वो एक लाइन में उन्होंने किया हुआ है. जंप उधर से उधर दिखाती हूँ. ये पेज 3 पे नज़र आया था मुझे. ये देखो ना कि हाँ ये था XY कोऑर्डिनेट्स थे, उनने ट्रांसफॉर्मेशन करी है और किस में चले गए हैं, r थीटा में. ठीक है. सो उनने बेसिकली सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है बिकॉज ये एक्सप्रेशन इन इट सेल्फ मुश्किल है इंटीग्रेट करनी. अच्छा, लेट्स डू इट. वो कहता है क्योंकि x प्लस वाई तो एक सर्कल है, यूँ करके ये XY समझ लो यूँ करके. पूरा सर्कल मैं क्यों नहीं बना रही, क्योंकि y उसने x एंड y दोनों दिए हुए हैं 0 से इन्फिनिटी तक. तो फिर दैट मीन्स कि ऑब्वियसली ये भी इरेलीवेंट हो गया, ये भी इरेलीवेंट हो गया. सो आई डोंट नीड टू मेक पूरा का पूरा सर्कल. एक्चुअली मुझे ये भी मेंशन कर देना चाहिए कि दिस इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ये जो होता है ना x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है. ये सर्कल है जिसका रेडियस जो है ना वो है r, एंड जो उसका सेंटर है ना जहाँ से वो ड्रॉ हो रहा है वो है a एंड b. अब क्योंकि हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r तो अभी कोई मेंशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ सर्कल जिसका हम रेडियस ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं r, एंड सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 के थ्रू जा रहा है. अच्छा, सो इस तरह करके कोई चीज़ बन रही है, यूँ करके ये x था और ये y था और यूँ करके ऐसे करके कोई रेडियस आ रहा है, इसको मैंने कह दिया r. ये ओरिजिन के थ्रू जा रही है और x जो उसने लिखा हुआ है ना, x 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसका कोई वो तो दैट मीन्स कि सर्कल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ. यहाँ हम लिख देते हैं कि इट्स जस्ट टिल सम काइंड ऑफ, यहाँ कोई इस पॉइंट तक है, इस r तक है, वेयर आई कैन से कि r अप्रोचेज इन्फिनिटी. सर्कल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है. अच्छा जी, अब क्या करें. उसने कहा कि ये एरिया ऑफ सर्कल है. इस पर मुझे बताओ
कि अगर मैंने कहा कि मैं कोऑर्डिनेट्स चेंज करी थी, राइट, यहाँ इस एंगल को हमने बोल दिया कि दिस इज़ थीटा। अच्छा, ये बताओ कि जो साइन ऑफ थीटा है वो क्या होएगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट वाई हो गया, है ना, और एडजेसेंट हो गया एक्स, ठीक है। सो साइन थीटा इज़ ऑपोजिट विच इज़ वाई ओवर आर, देयरफॉर जो y इज़ इक्वल्स टू आ गया r साइन थीटा। क्लियर? अब कॉस बताओ, कॉस थीटा क्या होएगा? x ओवर r, शाबाश। तो देयरफॉर x इज़ इक्वल्स टू r कॉस थीटा। अच्छा, मुझे बताओ इफ़ आई से कि ये बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, ठीक है। तो वो भी देख लो, इस तरह करके आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी एक्स तो कॉस है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यहाँ से हमें एक आइडेंटिटी मिल गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, मेरे फंक्शन में सबसे पहले मैंने तो x प्लस एक तो इसको मैंने रिप्लेस करना था, ठीक है, वो मुझे बताओ हो गया। वो तो बड़े मज़े से हो गया। हमने कहा था कि जो फंक्शन है ना, जो आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x y, उसको जो न्यू कोऑर्डिनेट्स में अगर आपने चेंज करना है तो x का जो भी आंसर है इन टर्म्स ऑफ, अब u v नहीं है यहाँ, क्या है, r थीटा, वो डाल दो, और y का जो भी आंसर है इन टर्म्स ऑफ r थीटा वो डाल दो, तो पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, एफ एक्स वाई था क्या इधर? ये था e, देखते हैं, e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है क्या? वो तो आर स्क्वायर के बराबर है। अब ये सब कुछ इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, यहाँ थीटा नहीं आया, वेरी गुड फॉर अस, इसलिए तो इतना आसान हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना, बिकॉज हमें पता है कि ई माइनस वॉट एवर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल नीचे से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। उस वाले केस में तो हम कर ही नहीं सकते थे वो चीज़। अच्छा, अब ये तो हमने कर दिया चेंज, अब ये भी तो हटाना पड़ेगा ना, राइट, और ये भी तो चेंज करने पड़ेंगे सारे, हम ट्रांसफॉर्मेशन करें। अच्छा, अब इसका क्या हल था? वो तो हमने एक रटा मारा हुआ था कि ऐसा करो कि ये लिखो कि x इन टर्म्स ऑफ क्या था इधर, j किस तरह निकालते हैं, ये तुम कह रहे थे ना प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, डिटर्मिनेंट लेना था x इन टर्म्स ऑफ u, x इन टर्म्स ऑफ v, ये लिख देते हैं। अच्छा, x was a function of r cos theta, r cos theta, and y is equals to r sin theta। जैकोबियन का जो था वो डिटर्मिनेंट था x in terms of r, x in terms of theta, y in terms of r, y का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये ज़रा बता दो क्या है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r वुड जस्ट बी cos थीटा, और थीटा के क्या होएगा? cos का क्या होता है डिफरेंशियल? साइन, माइनस साइन होता है ना, तो हो जाएगा माइनस r साइन थीटा। सही है। अब y का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r सिर्फ आ गया साइन थीटा, और विथ रिस्पेक्ट टू ये क्या है, y, ये हो जाएगा r cos थीटा। अच्छा, इसको जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो आ जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या रह गया पीछे? r, बस हो गया हमारा अब ट्रांसफॉर्म। देखो किस तरह करना था, हमने करना था कि ये जा रहा है e माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई
ठीक है। अब डबल इंटेग्रल आ गया, यहाँ ई माइनस क्या आ गया था, हाफ आर स्क्वायर, और जेकोबियन का ये तो आर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका तो सिर्फ आर खाली लिख दिया, और क्या आ जाएगा डी आर डी थीटा। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो यहाँ तो x की वैल्यू जा रही थी कोई, यहाँ रेडियस जितना भी था और y भी की वैल्यू थी, यहाँ तो नज़र आ रहा है कि जो मेरा एंगल है वो मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकता है, राइट। तो जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 तक जा सकती है, और जो रेडियस की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। रेडियस तो बढ़ता जा सकता है, रेडियस सर्कल बढ़ाते जाओ तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। अब मुझे बताओ, इसका इंटीग्रल तुम लोगों को आता है? नहीं, बताओ, गौर से सोचो। इसका जब भी आपका डिफरेंशियल प्रेजेंट होता है ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट ना हो तो फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ मैंने वैसे देखा है बच्चों ने अपने ना इस तरह के इंटेग्रल्स थे, मतलब कि जिसका यहाँ डिफरेंशियल नहीं अवेलेबल था लेकिन इसका डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिख दिया, वो उस तरह कर नहीं सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हैं अगर डिफरेंशियल प्रेजेंट हो। अच्छा, अब ये डबल इंटेग्रल है, थीटा हमारा जा रहा है 0 से लेकर π/2 तक, और थीटा तो हमारे पास है ही नहीं तो मैं 1 थीटा इस तरह लिख दिया। ठीक है। और आर मेरा जा रहा है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये ई माइनस हाफ आर स्क्वायर आर डी आर। सही है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रल हमें आता है, ये आ जाएगा थीटा, और क्या इसकी रेंज लगी 0 से लेकर π/2 तक, और ये है ई माइनस हाफ आर स्क्वायर, यहाँ आर है, और ओवर द डिफरेंशियल विच इज़ अ माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया और आर रह गया। सही लिखा है, इसी तरह है ना। ये माइनस हाफ था, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया और आर रह गया। ये सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये आपस में कट रहा हो, वरना नहीं हम कर सकते। अच्छा, अब ये क्या था, आर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा, डू यू नो के जो ये जो होता है ई माइनस का ग्राफ, तो अगर मैंने इन्फिनिटी डाल दूँ तो 0 हो जाएगा, राइट। तो जो अगर जब मैंने इन्फिनिटी डाला तो ये 0 आ गया, और ये 2 भी तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस का साइन था तो माइनस की जगह मैं प्लस लिख दूँगी। e⁻0 क्या होता है, 1, तो ये सिर्फ 1 रह गया। सो कैन यू सी के आंसर आ गया π/2 एज रिक्वायर्ड। सो अब फाइनल आंसर हमने चेंज ऑफ वेरिएबल के बाद क्या लिखा है, हमने पूरा ये एफर्ट किया था इस चीज़ का इंटीग्रल निकालने में, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ऐसे है। सो अब ओवरऑल आंसर जो है हमने क्या लिखना है, जब आप इंटीग्रेट करते हो ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ई माइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमने क्या किया था, होल स्क्वायर, और हमने कहा था कि इसको आप 0 से लेकर इन्फिनिटी x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, dx dy। फिर हमने कहा कि आप चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हो 0 से लेकर π/2 एंड 0 से लेकर r तक, और ये क्या बन जाएगा, e माइनस 1/2 r स्क्वायर r डी थीटा। जब फाइनली इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, π/2। सो देयरफॉर हमने इन दी एंड तो सिर्फ ये चीज़ देखनी थी, राइट। तो पूरा वो प्रोसेस इग्नोर करते हुए ये यहाँ लिखा, और इसको इज़ इक्वल्स टू हमने कर दिया π/2, और अब हमने इसका आंसर लिख दिया।
अब ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब हम गैमा फंक्शन कर रहे होंगे ना, उसमें ये बार बार यही आता है, इसका यूज़ किया जाता है। बिकॉज गैमा जो फंक्शन इटसेल्फ है ना, वो उसकी जो फॉर्म है वो इसके साथ मैच करती है। लेट मी शो, ट्यूटोरियल क्लासेस में ही था, कहाँ गया ये गैमा फंक्शन की ये शक्ल है। सर ने कैसे लिखाई है, सर वाली के तरीके से कर लेते हैं, इस तरह करके। तो इसके जब हम वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं ना, तब ये फंक्शन आ जाता है। कहाँ गया, इस पॉइंट पे आता है कहीं ना कहीं। हाँ, जब हाफ का निकालना होता है तो फिर ये यूज़ होता है। बताओ फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर आई कैन ना, फिर मैं यही कर सकती हूँ कि फिर ये तुम लोग ना अभी जो अपना पढ़ा है क्लास में उसको अब्जॉर्ब करो, और फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी कि फिर उसके बाद ये यहाँ तक क्विज़ 4, क्विज़ 3, क्विज़ 2 और क्विज़ 1, ठीक है ना। तो एक वीडियो बना लूँगी होपफुली विद इन 30 मिनट्स, जिसमें ये भी सॉल्व हो, ये भी सॉल्व हो, और ये भी और ये भी। सही है गर्ल्स, अग्री? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सर उस तरह नहीं देंगे, वो अब तुम लोगों को यही देंगे कि सिर्फ गैमा फंक्शन के रिलेटेड और बीटा फंक्शन के रिलेटेड ही चीज़ें बताएंगे, बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस वो हो सकता है कि वो यही आपसे रिक्वायर कर लें कि ये तो ज़रा प्रूव करो ना कि वाई इज़ इट सो। एक पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस पे आ सकता है, ठीक है ना, बिकॉज ये चीज़ प्रूव करना इतनी आसान है नहीं। बिकॉज ये जो आपको जा रहा है ना, ये जो पाए जहाँ भी नज़र आ रहा है ना पाए, एक तो इससे पता चल गया इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जब ये पाए नज़र आ गया ना, तो पूरी सारी वो कहानी समझ आ गई कि वो तो अब हमें चेंज ऑफ वेरिएबल और ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो वो अच्छा खासा बड़े ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है जस्ट कवरिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अभी तुम लोगों का बस ये काम है कि ये बस चीज़ अब्जॉर्ब कर लो। और ये बहुत अच्छा, ये जो मैंने मेथड लिखा है ना, ये काफ़ी अच्छा रटा वाला मेथड है ये वाला। जस्ट इसको रटा मारो। हाँ हाँ मुझे ना ये 100 साल लग गए थे मेथड क्रिएट करते हुए। जो ये जो मैं बताती हूँ, ये इस तरह सब कुछ लिखा हुआ था स्टडी गाइड में, जो EMFSS की जो स्टडी गाइड है उसमें से निकालना कि इसने किया क्या है। ये इस तरह लिखी हुई है, घिचियाँ बिचियाँ पता नहीं क्या कर, मुझे काफ़ी अर्सा लगा सिर्फ फिगर आउट करते हुए कि ये कर क्या रहा है। तो शुक्र करो तुम लोगों को रटाफिकेशन मेथड मिल गया है, तुम लोगों ने किसी के 1 साल की मेहनत 5 मिनट सेकंड में सीख ली है। खैर, इसको अब तुम लोग रिवाइज करना, याद करना, फिर आगे मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी आगे क्विज़ 4 तक की।